बॉइलिंग पॉइंट कौन से फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है हमको यहाँ? एसिड्स, जो भी हमने चैप्टर किया नहीं एसिड एल्डिहाइड कीटोन का। बस भाई अनुभव हो गया, क्लास स्टार्ट हो गई, ठीक है, छोड़ बना बातें बंद। सो एसिड्स, अल्कोहल, अमीन्स, आप सीक्वेंस देखिए। अभी तक हमने अल्काइल लाइट पढ़ा, अल्कोहल पढ़ा, अमीन किधर आया है वो आप ध्यान दीजिए। अमीन इनके बीच में आया है, नहीं इनके पीछे आया है, सॉरी। वजह, अल्कोहल और एसिड आगे क्यों है? किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस? और अल्कोहल और एसिड में किसका? यस, ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होंगे एज कंपेयर टू नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बढ़िया डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एक्सपेक्टेड है यूजुअली आप खुद ही देखते हैं, होमवर्क में मैं डालती हूँ उसको। और यहाँ क्योंकि हम ऑलमोस्ट एंड पे जा रहे हैं तो हमें सबका कंपैरिजन पता होना चाहिए। मैंने एल्डिहाइड कीटोन क्यों नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि अभी हम वो चैप्टर जब पढ़ेंगे, एसिड्स लिख दिए ऑल दो क्योंकि वो तो टॉप मोस्ट पे है, आप देखेंगे उनमें खास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। तो वो तो एल्काइल हैलाइड्स और अमीन्स के बीच में मिलेंगे, तो वो तो वहां तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत नाम मात्र मिलती है, मिलती ही नहीं रेदर। तो इसीलिए नॉर्मली मेरे पास ये ट्रेंड हो। ईथर्स कहाँ रखूं इसमें? ईथर्स में भी मैंने होमवर्क दे रखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं है? उसमें नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो शायद इसके भी पीछे जाए क्योंकि वहां पोलैरिटी भी नहीं होती। वहां पोलैरिटी भी नहीं है, आरसीएल आरएफ जितनी पोलैरिटी भी नहीं है, तो अल्काइल लाइट से पीछे जाएगा ईथर। तो खैर जब हम फिनिश अप करेंगे पूरे को तो हम जरूर उसका भी एक ऑर्डर बनाएंगे। अभी आज के लिए ये ऑर्डर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के लिए आया। अब मैं अगर इससे आगे बढ़ूं, मुझे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी आनी चाहिए। प्राइमरी अमीन की दिखा दी मैंने। और कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए? 3। अगर आप देखें 2, सॉरी, प्राइमरी अमीन में 2, अमोनिया में कितने हैं? 3। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट बहुत मैटर करने वाला है अब मेरे को, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज आइसोमेरिक अमीन्स, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, अगर ऐसे अमीन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? क्यों? ट्रेंड लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं चाहूं क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों में होनी है, 2-2 हाइड्रोजन है बराबर। अच्छा, इसमें एक हाइड्रोजन है, यहां कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन, तीसरा 2 हाइड्रोजन और तीसरा खुद नाइट्रोजन। तो यहाँ 3 साइड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। यहाँ कितनी साइड्स हैं? 2, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, एंड ऑब्वियसली यहां सबसे कम। तो उस हिसाब से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होना चाहिए? यहाँ सरफेस एरिया मत ले आना, ब्रांचिंग मत ले आना, इसीलिए स्पेशली मेंशन किया, वरना ये भी होमवर्क में डालती। अल्कोहल में आइसोमेरिक में आपने सरफेस एरिया को जगह दी थी, यहां आप सरफेस एरिया को नहीं जगह दे रहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आइसोमेरिक अल्कोहल्स में। क्यों? क्योंकि यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बदल रहा है, तो सरफेस एरिया तो क्या कर लूंगी मैं? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बदल रहे थे, वहां एक ही ऑक्सीजन था, एक ही हाइड्रोजन था। तो ये एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक होता है कि यार पहले तो ऐसे देखा करते थे, अब एकदम से ऐसे देखना शुरू कर दिया। देन कम्स सॉल्युबिलिटी। वाटर में अमीन्स रेडिली soluble because of so many sites to form hydrogen bond। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से हाईली सॉल्युबल, लेकिन जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, आर के बढ़ने का मतलब क्या? वो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, एंड इट विल बी लेस सॉल्युबल। और एनिलिन तक आते आते तो आर यानी बेंजीन रिंग इतना बड़ा हो गया कि इट इज लिटरली इनसॉल्युबल। तो ये मेरे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज का था। आज का जो टारगेट है मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था कि क्या करना है, बेसिसिटी +1 का भी पूरा करेंगे जो +1 में पढ़ा करते थे। तो आपके ऊपर ये है कि जीओसी का लोड धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये बहुत देर से स्लाइड ओपन थी, आई थिंक हम सब कर चुके थे। अभी पहले इस चैप्टर में जितना भी बेसिसिटी है उसे क्लोज करते हैं, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसे क्लोज करते हैं, फिर जीओसी कहां से शुरू होगा वो मैं साथ साथ आपको दिखा दूंगी। सबसे पहली अमीन्स की प्रॉपर्टी क्या है? दे आर गुड बेस। Why they are good base? Why they are good ligands? Because they have a pair of electron available for sharing, available for donation, इसीलिए ये अच्छे बेस की कैटेगरी में आते हैं। अभी अच्छे बेस हैं, ठीक है, इसको मुझे शो कैसे करना होता है, प्रूफ कैसे करना होता है। अगर आपने इसको, इसके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करना है तो किसी भी ऐसी चीज से रिएक्ट करा दो जो इसके सामने एसिड बनता हो। वाटर,
वाटर इसके सामने एसिड की तरह बिहेव करता है, एम्फोटेरिक होता है वाटर। तो मैंने क्या किया, प्राइमरी अमीन, अब मैं अमोनिया नहीं लूंगी, मेरा कंसर्न अमोनिया नहीं है, मेरा कंसर्न अब क्या है, अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन लिया, वाटर के साथ डाला, तो पहले तो हमें पता है क्वाटनरी अमोनियम वाली स्टेज अब आती ही आती है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर यानी अल्काइल हैलाइड में बिल्कुल स्किप की थी। तब हम क्या करते थे, Cl हटा के NH2 लगा देते थे, वहां का पर्पस यही था। अब हर जगह ध्यान रखिए, थोड़ी देर के लिए ही सही, स्क्वायर ब्रैकेट में ही सही, क्वाटनरी तो बनता है। नाइट्रोजन की टेंडेंसी है वो चौथा बॉन्ड बना सकता है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन वो निहायत अनस्टेबल होता है, अपने नेचर से थोड़ा डिफरेंट बिहेव कर गया, चार्ज ले गया अपने ऊपर, तो फिर वो टूट फूट तो होगी। और टूट फूट होने के बाद मुझे यहां पर क्या मिलता है, अब ये क्या टूट फूट हुई देखिए, अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट देखूं जो मैंने लगाया इसमें, कायदे से अगर स्क्वायर ब्रैकेट में यहां लगाती तो बेटर था, ये है ना क्वाटनरी। और क्योंकि मेरे को OH उस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए मिला है, तो मेरे को इसको बाहर रखना था, और हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से क्वाटनरी अमोनियम स्पीशीज बनी, और OH नेगेटिव सिर्फ इसके पॉजिटिव को सेटिस्फाई करने के लिए है। इसके बाद भाई ये ज्यादा देर नहीं टिकेगा, मौका मिलते ही ब्रेक होगा। मौका मिलते ही क्या हुआ, यहां से एक H जाता है जैसे हमने अमोनोलिसिस में पढ़ा, और मेरे को क्या मिल गया है, अभी भी क्वाटनरी अमोनियम दिखाई देने में ये वाला। जब मौका मिलेगा इसमें से क्या निकल के जाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव वाटर बन के। बट वो तो चलो रिवर्सिबिलिटी हो गई, आ जाएगा वापस, हम जानते हैं। बट इसको शो ऐसे भी किया जा सकता है रिएक्शंस में, ऐसे भी, दोनों तरीके से आदत होनी चाहिए। When somebody asks me amines are good bases, prove. I have to give this. उसकी बेसिसिटी को एक्सप्रेस कैसे करो, कोई नंबर लाओ, कोई क्वांटिटी लाओ, तो मैं KB लाई। व्हाट इज KB? KB इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है, मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को दो प्रोडक्ट अलग अलग दिखाने थे। व्हाई? बिकॉज दे बोथ आर आयंस, और एक्वस मीडियम में आयंस हमेशा डिसोसिएटेड रहते हैं। आप ऐसे दिखा दोगे तो थोड़ा अपने आप पे डाउट करोगे, ऊपर प्रोडक्ट एक ही लिखना है, इसका मतलब नहीं, कोई आयनिक स्पीशीज है एक्वस मीडियम में, वो अपने कैटायन एनायन को अलग ही रखती है, इसलिए मेरे को ऐसे दिखाना जरूरी था। इट्स अ वीक बेस, वीक बेस है, डिसोसिएट होगा, पूरा नहीं लेकिन डिसोसिएट होगा। इक्विलिब्रियम कहां लगता है, जब भी कोई चीज वीक हो। अगर इसे जब मैंने NaOH लिखा होता तो इक्विलिब्रियम थोड़ी बनाती, फिर तो Na प्लस OH माइनस अलग अलग लिखती। कोई भी चीज वीक बेस है तो वो इक्विलिब्रियम में होगी अपने आयंस के। शायद 5% डिसोसिएट हुआ या 10%, बाकी तो 90% एज इट इज एसोसिएटेड पड़ा हुआ है। जितना ज्यादा OH नेगेटिव यहां प्रोड्यूस हुआ उतना ही अच्छा बेस। इसके लिए मेरे को एक कांस्टेंट लाना पड़ा KB। KB इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स में वाटर भी है, बट वाटर 100,000 गुना है, सॉल्वेंट के तौर पे है, इतना ज्यादा है, वो एक्सेस में है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम यहां से उठा के यहां ले जाते हैं, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास चेंज ही नहीं आना है, तो 100,000 गुना, एक चम्मच इस्तेमाल हो भी गया 1 लीटर में से तो आप मेजर ही नहीं कर पाओगे। तो ये भी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, दो कांस्टेंट क्यों रखने, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और एक नया कांस्टेंट बना दो। तो ये जो के नीचे बी है ना, ये तब आता है जब नीचे वाले वाटर को वहां ले जाते हैं। कि यहां पर जो वाटर था क्यों नहीं दिया, हम तो इसको एसिड बना के दे रहे थे, एसिड के साथ साथ इसका एक और पर्पस था, इट इज सर्विंग द पर्पस ऑफ अ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो हमेशा एक्सेस में होता है। अगर ये, और आपने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में ये चीज देखी है कि कितने गुना होता है सॉल्वेंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ना बिफोर एंड आफ्टर। पहले आपने 10 मोल ले रखे हैं तो बाद में आपने 9.99 बचे, अब 0.01 मोल कहां मेजर कर पाओगे आप गैप। इसीलिए ये कांस्टेंट और के कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट बना लिया। इसीलिए मैंने यहां पर वाटर नहीं लिखा, सीधे KB लिख दिया। हायर द वैल्यू ऑफ KB, मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं आइसोमेरिक अमीन्स में प्राइमरी अमीन का KB ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की 3 पॉसिबिलिटी होती है, एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन। सेकेंडरी अमीन का KB क्यों छोटा होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की गिनती कम हो गई। टर्शरी में सबसे कम क्यों है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की गिनती और कम हो गई, इकलौता रह गया। तो जब आप इसकी चाहे सॉल्युबिलिटी बताएं चाहे बॉइलिंग पॉइंट बताएं, आपको KB के टर्म्स में भी पकड़ सकते हैं, बात तो वही है। तो अब यहां पर KB
आप एक्सप्रेस कर पाओगे, केबी का मतलब समझ पाओगे? हायर केबी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, और उसी के आगे अगर मैं पी लगा दूं, दैट इज नेगेटिव लॉग। नेगेटिव लॉग का मतलब उल्टा कर दिया। हायर पीकेबी मतलब लोअर केबी, लोअर केबी मतलब वीक बेस। एनीबडी वांट टू नोट इट? ये पूरा एनसीईआरटी का पेज है जो मैंने लिखा है। इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या बोर्ड के क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस सारे केबी की टर्म्स में आते हैं। बड़ा रेयर है ये पूछा जाना किसकी बेसिसिटी ज्यादा, किसकी बेसिसिटी कम, किसका केबी ज्यादा, किसका पी केबी ज्यादा, ऐसे सवाल ज्यादा पूछे जाएंगे यहाँ पे। सो अब आपको ये गेस करना है। तो मैं अगर अब आपसे क्लोज करना चाहूं एक बात को, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, कौन ज्यादा बेसिक? अभी ये डिस्कस ही नहीं कर रही मैं, आपने अपना गैस मार दिया, अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया। यहां मैंने बीच में एक लाइन बोली बेसिसिटी को लेके कि अब अगर मैं कहूं टर्शरी ज्यादा बेसिक है कि कम बेसिक है, तो आपको क्या सोचना है? इससे पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नंबर। वो क्या डिसाइड करता है? सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट। इमीडिएटली मैं कहां शिफ्ट हो गई? बेसिसिटी पे। बेसिसिटी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपसे अगर मैं पूछूं कौन सा अच्छा बेस है, तो आप कहोगे जिसमें ओएच ज्यादा निकल सके, या कहोगे जिसका केबी बड़ा है, यही आएगा। लेकिन अब आती है बात बेसिसिटी की। एक लाइन में डेफिनेशन, मैं अगली स्लाइड पे नहीं जा रही, पहले आपसे निकलवाना है आंसर। एक लाइन में डेफिनेशन अगर मैं दूं, सोचना सुनना दोबारा ध्यान से, बीच में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी मिक्स नहीं करना। हर वो चीज अच्छा बेस है जो अपना लोन पेयर खुशी से दे सके। अब सोचो, प्राइमरी अमीन RNH2, सेकेंडरी अमीन R2NH, टर्शियरी अमीन R3N। किस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेडिली आपको मिल सकता है? टर्शरी का। क्यों? 3 R हैं। R का डोनेटिंग वर्ड नहीं चाहिए मुझे, उसका एक्चुअल इफेक्ट चाहिए, राइट? कौन सा आई? प्लस आई। 3 3 R जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के साथ, जिन तीनों का इफेक्ट क्या है? प्लस आई। वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को और रिच करेंगे। नाइट्रोजन पे पहले ही एक लोन पेयर है जो डोनेशन को तैयार है, और आपने 3 R और जोड़ दिए उसके साथ कि लो हमारा कंट्रीब्यूशन भी ले जाओ, तो डेफिनेटली वो ज्यादा बेसिक होगा। आज की क्लास के अगले पूरे 1 घंटे का ये कंक्लूजन निकलने वाला है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, वो क्या करेगा? उसके लोन पेयर को अपनी तरफ करके उसको कम बेसिक बनाएगा। आपने लोन पेयर को कहीं रेजोनेंस में फंसा दिया, वो कम बेसिक। और अगर आपने आर के साथ कोई ऐसी चीज, सॉरी एन के साथ ऐसी चीज लगा दी जो अपना इलेक्ट्रॉन का शेयर भी दे रही है, वो ज्यादा बेसिक बनाएगा। पूरे अगले 40 मिनट 1 घंटे का ये कंक्लूजन है। कहां कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो पकड़नी है मुझे। सो अब मैं अगर शिफ्ट करती हूं बेसिसिटी पे, तो बेसिसिटी का मतलब सबको पता है, किसी भी एसिड के साथ करा दो, वाटर या HCl या कोई और पसंद आए। आप लोगों ने मुझे ये आंसर ऑलरेडी दे दिया है, चेक। सो अगर आप इसको सही हेडिंग दो बेसिसिटी के रीजन को, तो आपको हेडिंग अब ये देनी चाहिए। टपाक से आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पे मत जाओ, आप इंडक्टिव पे मत जाओ। आपको क्या देनी चाहिए? कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा है। इन सारे इफेक्ट्स को क्या नाम दिया जाता था? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। रेजोनेंस, इंडक्टिव, जो भी इफेक्ट्स आप पढ़ते थे, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब की मेन हेडिंग थी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी अब ये बनी बेसिसिटी एक्सप्लेन करने के लिए ये। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इफ। अब यहां पे आपके पास ट्विस्ट आता है, इफ ये अकेले गैशियस खुद अकेले मिल रहे हैं हमको, यानी कि टर्शरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, अमोनिया एज गैसेस अकेले प्रेजेंट हैं, तब ये बेसिसिटी का ट्रेंड तब है। मैंने आपको +1 में बस यही तक कराया था। इसके आगे का मैंने बोला था अगर एक्वस मीडियम वाली सिचुएशन आएगी, वो हमारा क्लास 12th में जाएगा, वहां पकड़ेंगे उसको। तो आप ये समझ लीजिए +1 से बेसिसिटी का आप यही लेके आए थे।
मैंने लास्ट स्लाइड पे स्पेशली लिखा अगर एक्वस मीडियम ले तो इसको वन गो में समझना है, लंबा एक्सप्लेनेशन है, मेरे को बीच में इंटरप्शन भी नहीं चाहिए और कोई कॉपी में लिखता नहीं चाहिए, वन गो में समझिए, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को एंड में रिवाइज करेंगे आप देखेंगे इसमें कोई पूछ क्या सकता है, एक तो बेसिसिटी, एक गैब्रियल थैलामाइड और एक कार्बाइलमीन टेस्ट, ये तीन ही चीजें पूछ सकते हैं, तो वो बहुत ध्यान से समझिए। क्या हो अगर मैंने इन अमीन्स को गैशियस में लेने के बजाय एक्वस में लिया हो, पानी में मिला के रखा हो, तो अगर एक्वस मीडियम में लोगे तो क्या बात, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर तो यही डिसाइड करेगा फिर भी कि बेसिसिटी का ट्रेंड जो है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हो। फर्स्ट हेडिंग तो यही, और जो पीछे मैंने डायग्राम बनाया था मैं कॉपी कर दूंगी बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आया तो फर्स्ट हेडिंग तो मैं यही दूंगी भाई, टर्शरी अमीन को ज्यादा बेसिक होना चाहिए इफ वी कंसिडर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। बट व्हाट इफ वी कंसिडर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अब के आपने वाटर डाल दिया, वाटर डालने से क्या हुआ, सॉल्वेंट का इफेक्ट आना शुरू हो गया, सॉल्वेशन, क्योंकि वाटर है तो मैं इसको हाइड्रेशन भी बोल सकती हूँ, बट जनरली इसको सॉल्वेशन वर्ड से पकड़ लेते हैं। तो सॉल्वेशन होने का क्या मतलब है समझते हैं, वाटर अपने नेगेटिव एंड से इसके H को अट्रैक्ट करेगा और उस अट्रैक्शन को, उस वेंडरवॉल फोर्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके लिए हम इतनी देर से तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए अब ध्यान से क्या लिखा है मैंने, प्राइमरी अमीन, जिसपे रेड लाइन लगाई है, प्राइमरी अमीन। बट आपको पता है वाटर क्या बिहेव करेगा, अभी आपको बता के आई, जब वाटर ने एसिड बिहेव किया तो वो क्वाटनरी सिचुएशन बनाएगा ही बनाएगा, ये बन गया आपका क्वाटनरी अमोनियम कैटायन। तो वाटर के अंदर बहुत सारे क्वाटनरी अमोनियम कैटायन बन जाएंगे, क्योंकि वाटर के साथ तो ये अपना एसिड बेस रिएक्शन कर गया, आप तो सॉल्वेंट सोच रहे थे, ये तो एसिड बेस रिएक्शन कर गया और दबा के अमोनियम कैटायन बन गए। बट वाटर बीइंग सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको सॉल्वेट करने की कोशिश करेगा, इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, और अपने जैसे यानी वाटर बहुत सारे मॉलिक्यूल से इसको सराउंड करने की कोशिश करेगा। ये क्वाटनरी अमोनियम इसको कितनी जगह दे रहा है, एक ये हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा वाटर, एक ये हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, और एक ये हाइड्रोजन के साथ बन गई, तीन हाइड्रोजन मिल गए अब क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट को स्टेबलाइज करने के लिए वाटर को। वाटर के तीन मॉलिक्यूल गए इसको रोकने, वाटर के मॉलिक्यूल गए तीन तीन इसको स्टेबलाइज करने। तो उस हिसाब से तो आप ये सोचिए अमोनियम कैटायन स्टेबल हो गया बहुत, ये अमीन इस एसिड से बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा क्योंकि आगे बहुत स्टेबल चीज बन रही है। ये तो प्राइमरी ज्यादा बेसिक बनने लगा, अभी तुमने टर्शरी बताया ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन वाटर ने आके क्या किया, भाई प्राइमरी अमीन को दिख रहा है मेरी तो स्टेबिलिटी की बल्ले बल्ले होने वाली है आगे, मेरे को तो तीन तीन वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल कर रहे हैं, लेट मी रश, ये इक्विलिब्रियम मोर टुवर्ड्स फॉरवर्ड पहुंच गया। व्हाट हैपेंड टू सेकेंडरी, अगर आपके पास बोर्ड में आता है आपको ये देना पड़ेगा ड्रॉ करके, व्हाट हैपेंड टू सेकेंडरी उसका भी देख लेते हैं वाटर के साथ। देखिए इसका क्वाटनरी बना, राइट, सेकेंडरी में कितने H थे, बचा तो एक ही H था, ये एक तो वाटर से लिया इसने, इस पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, दो। अब ऊपर वाला क्वाटनरी अमोनियम कैटायन ज्यादा स्टेबल है कि नीचे वाला, ऊपर वाला, उस पे तीन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगा के बैठे रोकने के लिए कि यहीं रहे पीछे मत जा, इक्विलिब्रियम में रिवर्स को रोकने के लिए तीन वाटर जुड़ गए, यहाँ पे कितने जुड़े, दो, थोड़ा वीक पड़ गया, ये उधर जाएगा, ये तो वीक बेसिक हो गया, और टर्शरी में ओनली वन हाइड्रोजन, ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अवेलेबल, तो यहां तो ये रुके क्या, ये तो तुरंत इधर भाग जाएगा, यानी इसको कहते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला ये तो लीस्ट स्टेबल है। अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो भाई फिर तो इसमें तो सारा बैकवर्ड ही जाएगा, टोटल उल्टा, सिर का पैर। इस हिसाब से सोचू तो टर्शरी इज लीस्ट बेसिक, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अगर हमें दोनों इफेक्ट को मैनेज करना हो, बैलेंस करना हो, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग बेसिक आएगा इनमें, दोनों इफेक्ट की वजह से आंसर क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। एक में टर्शरी को सबसे पीछे पटक दिया, एक में प्राइमरी को सबसे पीछे पटक दिया, सबसे बढ़िया कौन रहा, सेकेंडरी, दोनों में ही बीच में बैठा है। मैं ये पूछ रही थी दोनों इफेक्ट का कंबरसम आंसर जो बनता, कंबरसम इफेक्ट का जो आंसर बनता, भाई आधा ये चला होगा आधा ये चला होगा, ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपको उस साइड लेके जा रही हूँ जो आपके दिमाग में बात आएगी कि आधा आधा ये चलेगा, पक्का सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो
ठीक है, अभी तो अगर दो इफेक्ट होते तो अब आया तीसरा एक और इफेक्ट सीन में जो अब तक तो था ही नहीं हमारे पास, स्टेरिक हिंड्रेंस। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है या जो भी है, बेसिसिटी का मतलब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं सॉरी, बेसिसिटी का मतलब क्या है, अपना लोन पेयर किसी को शेयर करने के लिए अपने पास बुलाना, आ जाओ जी बना लो। बेसिसिटी का मतलब यही है कि आई एम हैविंग अ लोन पेयर, लेट शेयर, कोई ना कोई एसिड या कोई ना कोई प्रोटोन आएगा बनाएगा। अपने में खुद में ही पहले तुमने स्टेरिक हिंड्रेंस कर रखी है 3-3 आर लगा के टर्शरी, तो वो चौथे एच को आने में थोड़ा तो रेजिस्टेंस मिलेगा। तो टर्शरी में या रेदर कहिए तीसरा फैक्टर मेरे पास स्टेरिक फैक्टर आ गया। अच्छा, ये स्टेरिक फैक्टर कहां काम करता है, जहां आर ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो, मिथाइल विथाइल में नहीं। जैसे ही आप इथाइल पे, प्रोपाइल आपसे पूछ ही नहीं सकते, अब आपको दिख रहा है तो कितना कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, हम कैसे किसी भी अमीन का बताएंगे, किसी भी अमीन का तुम नहीं बता सकते, जिसका तुम्हें बताया जाएगा तुम सिर्फ उसका बता सकते हो। कि 3-3 फैक्टर तोलोगे कैसे, कौन कहां कितना डोमिनेट किया, यू कैन नॉट। दो में तो फिर भी शायद मैं कह सकती थी। अब स्टेरिक फैक्टर भी टांग अड़ाने आ गया, भूल जाओ मिथाइल अमीन। अगर मैंने तुमको इथाइल अमीन्स दे दिए, एक इथाइल प्राइमरी अमीन, दो इथाइल सेकेंडरी अमीन, तीन इथाइल टर्शरी अमीन, ऊपर के दो फैक्टर जो लगेंगे लगेंगे, अभी तो आंसर तो मेरे पास उससे भी नहीं आ रहा, लेकिन अकेला स्टेरिक फैक्टर क्या डिसाइड करेगा, भाई ये नाइट्रोजन 3-3 आर लिए बैठा है, इस पे तुम एक हाइड्रोजन और दोगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस उनकी खुद की है पहले, चाहे छोटा सा हाइड्रोजन आ रहा है आके कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस में। तो स्टेरिक फैक्टर्स फिर क्या करेंगे, टर्शरी विल रेजिस्ट, टर्शरी विल नॉट वेलकम एसिड और विल नॉट वेलकम प्रोटोन दैट हैप्पीली, क्योंकि वो पहले ही अपनी क्राउडिंग से परेशान है या क्राउडिंग है, एच आके क्राउडिंग बढ़ाएगा। तो स्टेरिक फैक्टर की बात करूं तो फिर तुमने टर्शरी को पीछे पटक दिया। गैशियस रहता कितना सही था, टॉपिक खत्म था अब तक कि भाई टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक। लेकिन स्टेरिक फैक्टर मिथाइल में नहीं लगते। मिथाइल में कौन लगता है, सिर्फ पहले दो फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर एक हाइड्रेशन फैक्टर। अब आ गए तीन फैक्टर। तो इसको क्लोज करूं आपके नोट करने से पहले, भाई फिर आंसर क्या है। तो आंसर तुम लोग बैठ के निकाल नहीं सकते कि तुम्हें मैं या तो ये दूं, इस फैक्टर का कंट्रीब्यूशन 20% है, इसका 40% है, बाकी 40% तीसरे का है। देयर इज नो रीडिंग लाइक दैट। तो एट द एंड हम किसके सहारे पे गए, केबी वैल्यूज। केबी वैल्यूज जब हमारे पास आई, हाँ बिल्कुल देनी है, अभी रख दो, मैं थोड़ी देर में डिस्ट्रीब्यूट मैं ही करवा दूंगी। केबी वैल्यूज जब मेरे पास आई तो मुझे पता चला जो वो मिथाइल वाले केसेस हैं उसमें ट्रेंड 213 है, यानी सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शरी। ये 213 मैंने लिखा आपको याद कराने के लिए, राइट। अगर मिथाइल अमीन्स पूछेंगे तो आपकी एंड लाइन क्या होगी, दीज थ्री फैक्टर्स वर्क टुगेदर, फर्स्ट वॉज इलेक्ट्रॉनिक, सेकेंड वॉज सॉल्वेशन, थर्ड वॉज स्टेरिक। मिथाइल में स्टेरिक वोंट वर्क, बट हमने मेंशन कर दिया भाई कुल मिला के तीन होते हैं, इन तीनों के कंबरसम इफेक्ट से ट्रेंड फाउंड इन केबी वैल्यूज यानी बेसिसिटी ऑर्डर इज सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शरी। इसमें कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग की गुंजाइश नहीं है, मैं सेकेंडरी प्राइमरी एंड टर्शरी। लेकिन इथाइल अमीन्स आते ही क्या होगा, स्टेरिक फैक्टर्स कम्स इनटू सीन। जैसे ही आप इथाइल अमीन ले आते हो, इथाइल बड़ा ग्रुप है तो मैंने बड़ा नंबर लिख दिया 231, राइट। सेकेंडरी टर्शरी एंड प्राइमरी, उसकी केबी वैल्यू से मेरे को पता चला ये तीन वजहों ने आके इनके ऑर्डर को ऐसा कर दिया, सेकेंडरी दोनों में है। एक बार बहुत साल पहले का क्वेश्चन है, ये मिक्स कर दिए छह, तीन मिथाइल वाले अमीन्स तीन इथाइल वाले अमीन्स, छह मिक्स करके मेरे को दे दिए। बताओ, नॉट इन एनी पास्ट ईयर्स, सम क्वेश्चन पेपर्स जो इधर उधर टेस्ट सीरीज होती रहती है वहां से कहीं से क्वेश्चन हमारे सामने आया था कुछ साल पहले। उसके लिए हमें आंसर कहां से ढूंढना पड़ा, वी चेक्ड डेटा अवेलेबल जिसमें केबी वैल्यूज इन सब की दी हो और एनसीईआरटी में दी हैं केबी वैल्यूज। मैं कहीं और के डेटा को आप पे थोप नहीं सकती, एनसीईआरटी में जो केबी वैल्यूज दी हैं वहां से मेरे को क्या पता चला, ज्यादा बेसिसिटी तो इथाइल अमीन्स की ही होगी मिथाइल अमीन्स के मुकाबले। और सेकेंडरी इथाइलमीन, क्योंकि आपको पता है इथाइलमीन्स में तो 231 ऑर्डर होता है, मिथाइलमीन्स में क्या होता है ऑर्डर 213। ये आपके पास है, आपको ये ऑर्डर याद है तो मैं बीच का ये हटा देती हूं।
इथाइल अमीन्स को आगे रखा और इसको पीछे रखा, 231 और 213, एक को की पोजीशन को मैंने स्वैप कर दिया। और ये कैसे किया? सिर्फ केबी वैल्यूज देख के। बच्चों को कैसे याद कराऊं उसके लिए ये लिखा है मैंने। तो ये जो मैंने लिखा है सेकेंडरी, टर्शरी, यहां क्या आ गया? तो अब आपके नोट्स में आपको पता होगा ये वाला सेकेंडरी कौन सा है, ये वाला सेकेंडरी कौन सा है, जब आपके अपने हाथ से होगा। एंड फाइनली लास्ट में कौन सा टर्शरी पहुंचा है? मिथाइल अमीन। तो ये ओवरऑल ट्रेंड था। प्लीज डू नॉट ट्राई टू फाइंड अ रीजन हेयर, रेफर टू पीकेबी वैल्यूज टेबल गिवन इन एनसीईआरटी। ये मैंने वहां से उठाया है, इसी पे मत्था टेक लेना, इसके रीजंस नहीं ढूंढोगे। अब आ जाइए। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और रह गया था एनसीईआरटी का, सॉरी, ये स्लाइड भी एनसीईआरटी की है, +2 की। अभी इसको आप मेरे साथ साथ नोट भी कर सकते हैं, आंसर भी कर सकते हैं। ये इजी पार्ट है, आपको ऑलरेडी पता है ये पार्ट, कि अगर मैंने प्राइमरी अमीन लिया, दोनों प्राइमरी अमीन है, तो अब मेरी फाइट कहां आ गई? दोनों प्राइमरी अमीन में। लेकिन मैंने आर ग्रुप बदल दिया। इसमें आर कौन सा है? नीचे इफेक्ट लिखना बेटर रहेगा, हमेशा खुद को याद रहेगा, +I। +I इफेक्ट क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो बेसिसिटी बढ़ा रहा है। इसी तरह से एनिलिन, एनिलिन क्या कर रहा है? आधा टाइम इसके लोन पेयर को किस में इन्वॉल्व कर रहा है? +R इफेक्ट में। मैं बेंजीन के इफेक्ट को -R नहीं कह सकती, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे कोई ग्रुप लगा होता है, इफेक्ट उसका होता है। बिकॉज एनिलिन का लोन पेयर +R इफेक्ट की वजह से बेंजीन के साथ बिजी हो गया, उसके पास फुर्सत नहीं है किसी और को डोनेशन वो अपनी कर सके, इस वजह से इसकी अवेलेबिलिटी क्या हुई? कम। कम अवेलेबिलिटी की वजह से लेस बेसिक। तो आपके पास बोर्ड का क्वेश्चन है, पीकेबी एनिलिन का 9 क्यों है, और शायद इसकी मैं कोई भी अमीन दे दूं तो 3 क्यों है? तो कम पीकेबी मतलब ज्यादा केबी, ज्यादा केबी मतलब ज्यादा अच्छा बेस। तो यहां पीकेबी से पूछा जाएगा, ज्यादा पीकेबी, पुअर बेस। तो आ गया सबके पास। पीकेबी 9 वैल्यू आपसे, आपको कई जगह बचाएगी, इसीलिए मैंने लिखा है कि आपको आदत पड़ जाए। अब इन नेट आप लगा दीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचने वाला, तो वो क्या करेगा? बेसिसिटी को ऑफ कोर्स वो डिक्रीज करेगा, एसिडिटी को वो बढ़ाता था, राइट? अगर आपको याद हो, एसिडिटी को वो बढ़ाता था। और अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप दे दोगे, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर को और रिच कर दोगे, तो बेसिसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नाउ चेक, नीचे जो मैंने ट्रेंड दिए, देखिए आपने +1 में कर रखा है, लेकिन कोई अगर ऐसा है जिसने +1 में नहीं कर रखा, तो वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए +1 में ही एज्यूम करे, +1 में ही माने, क्योंकि इसकी रिवीजन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे बिफोर योर नीट एंड जेई, तो वो पॉसिबल नहीं है जो जो सितंबर में हो रहा है। मुझे बताइएगा, ये 2 ट्रेंड जो मैंने नीचे लिखे हैं, आर यू एबल टू डू देम बाय योरसेल्फ विद द इफेक्ट नेम एंड एवरीथिंग? बाकी लोग भी चेक करिए, प्रभनूर, प्रिया, प्रज्वल, प्रभव, माधव, सहज, एवरी वन ऑफ यू, कोपल, क्या ये दोनों ट्रेंड्स आपको विजिबल हैं? आप कर सकते हैं बिना ये लोड लिए कि +1 का मेरे को नहीं आता, किसी को भी नहीं आता +1 का? सोच के देखिए। मुझे नीचे वाले में ज्यादा इंटरेस्ट है, ऊपर वाला तो खैर आप फिर भी कर लेंगे। इसमें इफेक्ट का नाम बताना मेरे को। हाइपर कॉन्जुगेशन दैट 2 + HY, तो ये दे रहा है, इसको रिच बना रहा है, तो यहां पर भी तो हाइपर कॉन्जुगेशन होना था। मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, गुड। इसके बाद यहां सेम, इसमें क्या है? -R, तो वो अपने लोन पेयर को, पहले तो उसको बेंजीन खींचने वाला था और अब तुम भी खींचने वाले आ गए, किसी लायक नहीं छोड़ा, बेसिसिटी पुअर। यहां पर खींचने वाला तो बेंजीन अभी भी है, जो कॉमन है वो मुझे देखना नहीं, यहां पर -I इफेक्ट लगेगा। कभी भी अपने आप से बचना मत कि यहां -R नहीं लगेगा, जो लग रहा है वो भी दो। इसको कहते हैं अच्छी तैयारी, कि आप ये भी बता सको -R नहीं लग रहा तो क्या लग रहा है? -I, जो कि बहुत वीक होता है, रेजोनेंस के सामने इंडक्टिव की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया, तो इसको पीकेबी को बढ़ा दिया, बेसिसिटी को घटा दिया। क्लियर? हर तरह के इफेक्ट को लगा के देखिए, आखिरी बार चांस है आपके पास, और आपको लग रहा होगा ये अब आपको बहुत अच्छे से आता है,
कि जैसे ही मैंने पूछा, आप बता सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे हाइपरकॉन्जुगेशन रेजोनेंस नहीं लगता। जब मैंने फर्स्ट क्लास आपकी ली थी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पे, तीसरा या चौथा लेक्चर था एल्काइल हाइड्राइड का, यू पीपल वर नॉट दैट कंफर्टेबल जितने आज हैं। तो इसी से लर्न कीजिए, जब चीजें बार बार आती हैं तो आपका कंफर्ट जोन बढ़ता है, आपका रिटेन होता है, आपके क्वेश्चन होने लगते हैं। आ गया सबके पास यहां तक? चलिए, तो अब आपको बेसिसिटी की, ये तभी तो एनसीईआरटी से ही चल रहा था, बेसिसिटी के ऑर्डर्स पे लेके जाते हैं। यहां से आपका +1 जीओसी शुरू है, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर जा रही हूं, +1 जीओसी लास्ट टॉपिक यूजुअली लिया जाता है, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। जब सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हो जाते हैं, और ये कहां आता है? वैसे टॉपिक किसी कॉम्पिटिटिव बुक में अलग से आपको ढूंढना हो, इट इज एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स, रेजोनेंस, हाइपरकॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इन सारे इफेक्ट्स का एप्लीकेशन में आता है ये डिसाइडिंग एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। तो दे आर वेरी गुड एग्जांपल्स, अगेन एक्सक्लूसिव एग्जांपल्स हैं, जो आपसे गलती होगी इसमें स्पेशल केसेस, एक्सेप्शन सब उठा के लाई हुई हूं मैं। कोई भी एक एग्जांपल एनसीईआरटी से मैच ना कर रहा हो तो प्लीज एनसीईआरटी को सही मानिएगा, यहां को गलत मानिएगा। ऐसा मैंने मिथॉक्सीफिनोल में देख लिया। एनसीईआरटी में अगर वैल्यू जो दे रखी है, मेरे यहाँ वैल्यू डिफरेंट हो या ट्रेंड डिफरेंट हो, तो किसको आप कंसिडर करेंगे और मुझे बताएंगे भी कि ये गलती हुई है, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको दिया 4 केसेस जिसमें 3 में मिथाइल लगाया। अभी अभी बात करके आ चुकी हूं मैं वैसे इसके बारे में। यहां पर हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, यहां पर अभी ऊपर पढ़ा वो जो है उसको मत देखना, गेस मत करना, एक बार सोचना तुम्हारे सामने जब क्वेश्चन आए तुम कैसे सोचोगे, उसमें क्या गलती होगी और क्या एडिशनल सोचना, जिसके लिए मैंने ऊपर एक हेडिंग डाल रखी है, ऑर्थो इफेक्ट। आपको भी मैंने बताया इथाइल अमीन्स के आगे स्टेरिक फैक्टर घुसने शुरू हो जाएंगे, जिसकी आपको आदत नहीं है। तो अब अगर मैं देखूं यहां पर हाइपरकॉन्जुगेशन है, ठीक है जी, ये बेसिसिटी बढ़ाएगा विदाउट अ डाउट, इसको सबसे आगे रखा। इसमें हाइपरकॉन्जुगेशन है नहीं, बट इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, कम से कम ये कुछ तो धक्का मारेगा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन हम जानते हैं कौन सा इफेक्ट है, +I, तो ये भी कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है उसको रिच करने में। गुड। इसमें एक सेकंड, इसीलिए मैंने कहा था सुनो, नया टॉपिक है, डोंट ब्रेक। इसमें कुछ भी उन दोनों से तो वीक ही है, क्योंकि डेंसिटी नहीं बढ़ रही, जो है अकेला यही है। मैंने ऑर्थो को सबसे पीछे क्यों लिख दिया? इसका भी तो +I इफेक्ट था, और +I इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता है। यहां का +I वीक होना चाहिए था, यहां का +I जो है वो क्या होना चाहिए था? वो बहुत हाई, और साथ ही साथ हाइपर कॉन्जुगेशन। भाई दो इफेक्ट है, मैंने लिखा है +H, और मैं ये भी नहीं मना कर सकती यहां +I नहीं है, तो ये तो किधर आना चाहिए था? सबसे आगे आना चाहिए था। एग्रीड पहले तो इस बात पे कि सबसे आगे क्यों आना चाहिए था। यहां तो इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल है, डिस्टेंस का वैनिश होता है, यहां दोनों है, तो आपको इसको सबसे आगे रखना चाहिए था। एक इफेक्ट आता है ऑर्थो इफेक्ट, जो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमीन्स में आता है और कहीं नहीं आता। और आपको अगर याद हो एसिडिक स्ट्रेंथ जब हमने की थी, अभी तक तो हमने अल्कोहल की है, एसिड्स तो मैं लाई नहीं, इसीलिए आपके सामने ऑर्थो इफेक्ट आया नहीं। तब तक तो उल्टा रिवर्स था, ऑर्थो पोजीशन पे जो लगा है वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, चीलेशन वो भी पीछे रखा था मैंने ऑर्थो। वहां ऑर्थो पीछे रखने की वजह क्या थी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सबसे आसान कर रहे हैं आपके लिए एक चीज को हम, ऑर्थो पे लगता ही जब कुछ है एनिलिन में, वो हमेशा वीक हो जाएगा। अब डोनेटिंग विड्रॉइंग भूल जाओ, रिगार्डलेस ऑफ डोनेटिंग और विड्रॉइंग, अब आप ऑर्थो इफेक्ट को स्टेरिक रीजंस में काउंट करेंगे कि ये क्राउडिंग बढ़ा रहा है, क्राउडिंग बढ़ा रहा है, यहां पर एक बल्की ग्रुप, यहां एक बल्की ग्रुप, वो जो लेने आ रहा है इस लोन पेयर को H+, उसको रेजिस्टेंस मिल गया, स्टेरिक क्राउडिंग मिल गई। तो यहां पर मेरे को बेसिसिटी में इसको सबसे पीछे रखना पड़ा। काइंडली नोट इट इमीडिएटली सो दैट रिटेन हो। आगे क्या आने वाला है उसकी गेस करने में मत लग जाना। इस देखना, नोट काफियों ने कर लिया। नीचे वाले केस को देखो क्या किया हुआ, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैक्सिमम टाइम गलत होने वाले केसेस में है ये। तो कहीं आप ये सोच लो ऑर्थो वाले को तो सबसे पीछे रखना था, नहीं, उसको इमीडिएट चेक मारा है मैंने अगले ट्रेंड में। ऑर्थो वाले को सबसे पीछे कब रखना था वो भी पहले समझो। ऊपर मैंने उसको एनिलिन से पीछे रखा है CH3 को, राइट, यहां भी मैंने वही किया है, एनिलिन से पीछे रखा है OCH3 को, जो की चीज ऑर्थोपैथी स्टेरिक रीजन नीचे लिखा है। पर मेटा वाले को मैंने एकदम पीछे क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें
प्लस आर तो है नहीं, उसमें माइनस आई है, कोई खींच एक ही में रहा है। जब कोई एक ही में खींच रहा है तो आप उसको सबसे पीछे रखेंगे। नोट करिए विद इफेक्ट्स, ये किसी बुक में यूजुअली नहीं मिल रहे। और सबसे ज्यादा अगर आप कलर यूज करते हो कि ये मैं गलत करने वाली हूं या करने वाला हूं, दिस इज वेयर यू विल डू रॉन्ग एज पर माई एक्सपीरियंस। ये ज्यादातर बच्चे टेस्ट तक आते आते ये वाली गलती करते हैं ज्यादातर। ये अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टेक्स वाला है। हो सकता है एनसीईआरटी में भी, आई एम नॉट श्योर, आई डाउट, बट हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही रखते हैं। आ गया सबके पास? अब तो मैंने इनफ टाइम दे दिया नोट करने का, अब आपने गेस करते जाना है बस। चेक, क्यों ये बेसिसिटी ऑर्डर लगा है? प्लस आर होते हुए भी हम जानते हैं हेलोजन में कौन डोमिनेट करता है? इंडक्टिव। सारे ही खींचने वाले हैं तीनों क्लोरीन, ये खींच भी रहा है और स्टेरिक क्राउडिंग भी कर रहा है, तो इसको सबसे पीछे ही पटकना था मेरे को। दोनों चीजें, डीएक्टिवेटिंग एज वेल एज ऑर्थो इफेक्ट। तो इसके लिए तैयारी रखिए, 8 ऑप्शन दे देंगे जब पूरा टॉपिक हो जाएगा। इनमें से किस किस में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा? सारे बेंजोइक एसिड और सारे एनिलिन में जब कभी ऑर्थो पे कुछ लगेगा वो आपको ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा। जब बेंजोइक एसिड भी हो जाएगा तब ये क्वेश्चन वैलिड होगा जो मैं कह रही हूं। पर इसको नोट कर लीजिए, आसान नहीं होती चीजें एकदम सोचनी। बेटा प्लस आर तो डोमिनेट ही नहीं करता ना हेलोजन का, यही तो मैंने लिखा है। होते दोनों है बट डिसाइडर इसमें, इसके ऊपर तो ये आ जाता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। पैरा कम, एक सेकंड अतर, कम सही, थोड़ा सही लगता तो है, नेग्लिजिबल तो है। मैंने इसमें अगर आपको कहा है रेजोनेंस तो डोमिनेट ही नहीं करता, डिस्टेंस के साथ साथ वैनिश होता जाता है, तीसरी पोजीशन के बाद बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है। अब मेरे को जब कंपैरिजन करना होगा, जो भी है मेरे को बहुत कम ही सही उसको काउंट तो करना पड़ेगा, ना से तो करना पड़ेगा। यस अथर्व? मैम पैरा का माइनस आई मेटा से वीक होता है। यस, ओके। बिल्कुल, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव घटता है। यस। पिरिडीन सबसे आगे आना चाहिए, ये है पिरिडीन। अब मैं आपको नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रुकना भाई, फलक फलक फलक, रुको रुको। इसके अंदर ये लाया ही इसकी वजह से गया है। आप देखिए, एक रेजोनेंस ये है जिसमें लोन पेयर का कोई दखल नहीं है, लेकिन आई कैन नॉट से कि इसमें लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि करता है हाफ ऑफ द टाइम। अभी मैं सोचती हूं ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको येलो कलर से बना के दे रही हूं, वो भी थी, लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, यस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। लेकिन अगर एक ही एटम पे लोन पेयर भी है और उस पे पाई बॉन्ड भी है, प्रेफरेबली कौन पार्टिसिपेट करता है? प्रेफरेबली कौन? पाई बॉन्ड। प्रेफरेबली लेबाइल है, वो पार्टिसिपेट करता है। बट आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन प्रेफरेंस इसकी आती है। तो सबसे पहली बात ये, मैंने अब आती हूं मैं ऑर्डर लगाने पे, ये मैंने क्यों सबसे आगे लिखा? इसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं, ये सिंपल टर्शरी अमीन है, ये तो सबसे आगे है। इसमें हाफ ऑफ द टाइम या 30%, 20% टाइम मुझे पता है रेजोनेंस में जाएगा ये, और इसमें 100% रेजोनेंस में गया। आप करके दिखवाओ इसका पार्टिसिपेशन। तो जिसका लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है वो लीस्ट बेसिक, जिसका सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो मोस्ट बेसिक, तीसरा आ गया बीच में, राइट? आ जाएगा सबको, ये नोट तो हो ही गया होगा मुझे उम्मीद है। अच्छा, नीचे लिखा है मैंने, पाई बॉन्ड इज मोर प्रेफर्ड टू टेक पार्ट इन रेजोनेंस। ये आपको कई और एग्जांपल्स में ढूंढवाया जाएगा, आपसे भूल होगी फिर इसी पेज पे वापस लाया जाएगा कि एक दिन मैंने लिखवाया था पाई और लोन पेयर में किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। पाई इज वीक, रेडी टू मूव, रेजोनेंस बनाई पाई की वजह से, तो वो पहले पार्टिसिपेट करेगा। सो डन एवरीबॉडी। तो अब यहां से आपके वो बेसिसिटी के ऑर्डर आने शुरू हो गए जो आपको नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर सकते, आप उस वक्त नहीं निकाल सकते, आपको पता होने चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजनस बेसिस की कैटेगरी है कौन सी? कोई मुझे ये बता, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन उठेंगे।
जितना अब तक पढ़ा वो कोई भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उस वक्त भी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ये वो हिस्सा है जिसका पता होना बहुत जरूरी है। ये दो एन ऐसे बेसिस आपने अब तक देखे नहीं, ये मैंने +1 में आपको करवा रखे हैं बेसिसिटी के अंदर। अब ये देखिए, मैं कहती हूं इसमें ये अब इंटीजर टाइप इस पे एक बार आया हुआ जेई एडवांस में, और वो क्या आया हुआ, इन नाइट्रोजन्स को लेबल करके दिया हुआ 1 और 2, मैंने उसमें कर दिया, क्वेश्चन में ये कर दिया कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है या क्या है, ज्यादा बेसिक साइट कौन सी है, 3-4 ऐसे और दे दिए केसेस 1 2 3 4 करके, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा कि ये वाला ज्यादा बेसिक होगा। मैं आपको बता दूं, लोन पेयर के मुकाबले ज्यादा बेसिसिटी कब है, जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी में देखा नेगेटिव चार्ज, सेम नेगेटिव चार्ज है, या हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी रन हैंड इन हैंड पैरेलल। तो इसमें देख के क्या लगता है, कुछ नहीं पता लग रहा, दोनों पे लोन पेयर है। कई लोग यहां उल्टी गंगा बहा देते हैं, ये तो ना रेजोनेंस में चला जाएगा, रेजोनेंस का इंजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो खींचता है अपनी तरफ। तो ये यस पाई बॉन्ड इसके लिए जा सकता है रेजोनेंस में, और ये होगी रेजोनेंस। इस रेजोनेंस की वजह से थोड़ी सी देर के लिए से इस नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, नहीं है मेरे पास लोन पेयर, और नेगेटिव का मतलब क्या है, एक और आ गया, लोन पेयर तो था, एक और आ गया, आई एम मोस्ट बेसिक साइट। इसको देख के बतानी होगी, लेकिन सोचना ये होगा, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेसिस आर रिटन हियर। इट इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। यानी अगर ये 4 ऑप्शन में से आया, पायरोल बना हो, पिरिडिन बना हो, एनिलिन बना हो, प्राइमरी मीन बनाओ, कुछ मर्जी बनाओ, ये सबसे आगे आएगा। क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो सब जगह है, लेकिन नाइट्रोजन पे लोन पेयर के साथ साथ नेगेटिव चार्ज हर जगह नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस। आई होप ये नोट हो गया। साथ साथ नीचे वाला शायद आप अब खुद समझ सके। बायो वालों ने तो ये वर्ड सुना होगा, ग्वानिडीन, किधर सुना है? न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में, डीएनए आरएनए के अंदर जो 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, राइट, उसमें ग्वानिडीन सुना होगा। हम बायोमोलिक्यूल्स में सुनेंगे, उदास ना हो जेई वाले, क्या बात हो रही है। तो उस वक्त आपको ये सारे प्यूरिन बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल सब कराया जाएगा, डीएनए आरएनए से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सब कुछ कराएंगे। बायो वालों से ज्यादा अच्छा कराएंगे, देखना। और इनसे इनके नंबर कटे और तुम्हारे ना कटे, ये मैं इंश्योर करूंगी दिखाने के लिए कि मेरी बायो ज्यादा अच्छी है इन लोगों से, ठीक है, और मेरे बच्चों की भी। सो बायो वालों को वहां मैं चैलेंज करूंगी कि मेरे से बेटर करके दिखाओ, रोज पढ़ रहे हो, मतलब मेरे से नहीं, मेरे जेई के बच्चों से। जी, बेस्ट बेस ये है, पूरी दुनिया का बेस्ट बेस ये है, ऑर्गेनिक की बात की जाए तो। वाई चेक, जैसे कार्बोकेटाइन में हम कहते हैं ना 3 आइसोप्रोपाइल रिंग लगे हैं, जिस कार्बोकेटाइन पे आंख बंद करके उसको सबसे आगे रखो, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से, ये वो कैटेगरी है। आंख बंद करके इसको आप आगे रखेंगे। व्हाई दिस इज बेस्ट बेस? अरे भाई, किसको नहीं पता, मैं क्लास ले रही हूँ। यहां पे 2-2 साइड से नाइट्रोजन एक ही इसको सप्लाई कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो काम एक साइड से ऊपर हो रहा था, वही काम नीचे दोनों साइड से हो रहा है। ये वाला नाइट्रोजन ऊपर वाले नाइट्रोजन के मुकाबले बहुत, नाइट्रोजन 2 के मुकाबले ऊपर वाली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिच है। वन ऑफ द बेस्ट बेस इज गुआनिडीन। नोट इट, अंडरस्टैंड इट, रिटेन इट। सॉरी, सो सॉरी। हाँ जी, hydrogen bonding doesn't play any role when I'm talking about these gaseous bases. There is no aqueous medium, no hydrogen bonding, no steric crowding. In DNA वहां कहाँ वाटर है यार? अच्छा, वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाता है, यस 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 यस। अभी कहाँ तुम ये पूछने लग गए, इन गरीबों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा अभी। इन्हें पहले डीएनए का वेटसन एंड क्रिक मॉडल करने तो उसके बाद समझ आएगा। इट्स लिटिल अर्ली। मेरी बुकलेट देखी है कभी तुम लोगों ने? इसके कवर पेज को देखा है? लाइफ तो उसी की वजह से, इसलिए कवर पेज पे भी वही है। यस,
इसीलिए। हाँ जी, आ गया सबके पास बेस्ट बेस। चलो, बायो वालों को भी नहीं पता होगा ग्वानिडीन ग्वानिडीन कर रहे हैं इतनी देर से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखा। दिस इज व्हाट आवर सब्जेक्ट विल डू। अब जाके देखना आपने उस टॉपिक को और क्लैरिटी आएगी। चलो जी, प्रैक्टिस चैलेंज। एम आई राइट और रॉन्ग? ये है अगर जीओसी से बेसिसिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आना हो, जिसमें अब आप सोच लो आपने +2 की बेसिसिटी पूरी पढ़ ली, +1 की बेसिसिटी पूरी पढ़ ली, अब आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दीज आर ओनली क्वेश्चन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। सारे क्वेश्चन डाल दिए मैंने इसमें, आप भूल जाओ वो बात अलग है। चेक, कोई एक्वस मीडियम नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे, ठीक है ये बिल्कुल राइट। अब आप देख लीजिए फर्स्ट वाला क्यों, सेकंड वाला क्यों भाई, थोड़ा सा ही सही इसके अंदर रेजोनेंस है। तो अब दिक्कत कहां आएगी मेरे को, दिक्कत यहां आएगी, वो भी गलती हमारी है, हम ऐसे सजा के देते हैं यस मैम, जैसे हमें हमें नंबर लेने हैं तुमसे, लेकिन गलती हमारी है। ये वहां आ जाएगा विनाइल अमीन। विनाइल अमीन क्या था ये भूल गए हम, इसका नाम एनिलिन याद रहेगा, इसका नाम इथेन अमीन याद रहेगा, इसका विनाइल अमीन नहीं याद रहेगा। लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आज का टेस्ट में भी कुछ मैं ऐसा ही करूंगी कि अब आपको ये याद होना चाहिए हमें विनाइल पढ़ाया जा चुका है, राइट। यस, तीनों के नाम जरूरी हैं, आप मेरे को बता लोगे बड़े आराम से, मेरे को यहां नाम चाहिए तीनों के। इसका नाम क्या लिखा था मैंने पिछली स्लाइड, पायरोल, इसका पिरिडीन, एनिलिन। ये नाम आपको याद होने चाहिए, नाम याद है स्ट्रक्चर बना लोगे तो फिर बेसिसिटी में बचा ही गया है, तो रिपीट ही है। फर्स्ट और थर्ड किसका, ऊपर वाले का ये। भाई ये एरोमेटिक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, रियली गुड। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिसिटी, ये बहुत जबरदस्त होगी। यहां एरोमेटिसिटी ऑलरेडी थी, उसमें सिंपल रेजोनेंस था। एरोमेटिसिटी वाले को तुम चैलेंज ही नहीं कर सकते, तुम एक सेकंड के लिए भी उससे लोन पेयर नहीं ले सकते। 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द मोस्ट हाईएस्ट पॉसिबल स्टेबल थिंग, इसीलिए सबसे पीछे है। गुड क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ ये एरोमेटिसिटी में, जब हम जीओसी में एरोमेटिसिटी करेंगे ये चीजें आएंगी, इनमें से कौन सा एरोमेटिक होने की वजह से ये चीज दिखाता है, ये एरोमेटिसिटी किस किस में है। तो प्लीज इसके नीचे लिख लीजिएगा, यस दिस इज मेकिंग एरोमेटिक system. Aromatic system most stable, you cannot touch it. Even for electron, even for proton, you cannot touch it. तो ये एरोमेटिक बनता है। अभी तक आप एरोमेटिक बेंजीन रिंग को मानते थे, अब आप सोचिए हर उस चीज को मैं एरोमेटिक बोलूंगी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो गया। नोट सबके पास। सेकेंड वाले पॉइंट में हमारे पास सवाल ये था कि रेजोनेंस तो यहां भी हो रही है लोन पेयर की वजह से, रेजोनेंस यहां भी हो रही है, तो आपने एक को पीछे एक को आगे क्यों रखा। इसकी रेजोनेंस में क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 और ऐड हो गए। जब भी 6 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट साइकिल में डीलोकलाइजेशन होता है, वहां एक हक्कल रूल आता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इन प्लेस ऑफ पाई वी यूज डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अगर 4n+2 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज हाईली स्टेबल सिस्टम, और उसको नाम दे दिया एरोमेटिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आ गया। तो इसके लोन पेयर को तो तुम सोच भी नहीं सकते हाथ लगाने की फॉर इवन 1 मोमेंट, वेयर एज दिस ये ऑलरेडी एरोमेटिक था, आप इसमें अपना कंट्रीब्यूशन डालने गए, तो आप इससे बड़े आराम से कुछ टाइम के लिए लोन पेयर मांग सकते हैं। हम कौन सा उसकी एरोमेटिसिटी को हर्ट कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी को हर्ट करना इज नेवर पॉसिबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, दैट्स व्हाई आप उसका लोन पेयर एक टाइम के लिए भी नहीं ले सकते, लीस्ट बेसिक, राइट। और यहां लिखिएगा बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी अटेन्ड, ये आपको लंबा काम आएगा, अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा। चलिए अगला देखिए, मैंने एक्सट्रीमली गुड बेसिस बता दिए, एक्सट्रीमली पुअर बेसिस भी बताने पड़ेंगे, कौन हमेशा रैंक में पीछे पीछे रहेंगे, कौन आगे आगे रहेंगे, गुआनिडीन या उससे रिलेटेड सबसे आगे रहेंगे, सबसे पीछे कौन रहेंगे। चेक, अमाइड्स, हॉफमैन ब्रोमामाइड में अमाइड किया है हमने, अमाइड्स हमेशा सबसे पुअर बेसिस की कैटेगरी में आएंगे, अमीन्स अमोनिया से भी पुअर, क्यों। चेक, ये अमोनिया से भी पीछे रखूंगी मैं, क्योंकि इनका लोन पेयर 100% हर वक्त रेजोनेंस में इन्वॉल्व है।
कोई तुम आर में कुछ विड्रॉइंग डोनेटिंग लगा लो, कुछ ही कर लो, ये तो अमाइड में हमेशा होगा ये सेगमेंट। जब ये सेगमेंट हमेशा होगा तो रेजोनेंस में हमेशा घुसा हुआ है। चेक। अब मेरे पास सवाल है, कौन सा ज्यादा पुअर? हाँ, सी डबल बॉन्ड ओ एन। ओके, क्योंकि भी एसिड करे नहीं ना, एसिड अमाइड आपको पता नहीं। ये सिंपल अमाइड क्या होता है बच्चों? इसको आप कहते हो सिंपल अमाइड, राइट? COOH होता है एसिड, CONH2 होता है अमाइड। ये हमने हॉफमैन ब्रोमाइड में समझा। अगर आप एक भी H हटा देते हो, ये भी अमाइड है, राइट? 2 H हटा देते हो, ये भी अमाइड है। अमाइड के लिए सिर्फ इतना जरूरी है। आपने एक वर्ड बहुत कॉमन सुना होगा, पॉलीअमाइड्स। कहीं सुना है पॉलीअमाइड्स? कहाँ सुनते हैं पॉलीअमाइड्स रोजमर्रा की लाइफ में? या बायो वालों ने सुना हो? पॉलीअमाइड्स नहीं सुना? पॉलीएस्टर सुना है? बस रोजमर्रा में लोग उसको पॉलिस्टर बोलते हैं, और हम क्या बोलते हैं? पॉलीएस्टर। उसमें एक्स्टर फंक्शनल ग्रुप होता है और एक पॉलीमर होता है। इसी तरह से पॉलीअमाइड्स, पॉलीमर्स बनते हैं, उसमें पॉलीअमाइड्स। और अमाइड्स का सबसे फेमस पॉलीमर है नायलॉन। कहाँ सुना है नायलॉन? कहाँ देखा है? सिंथेटिक फाइबर है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितना भी ट्रैकिंग से रिलेटेड सामान है सब नायलॉन का बनता है, चाहे वो रोप्स हो चाहे कुछ और हो। ठीक है, तो पॉलीअमाइड्स वहां आता है। इसे चेक करिए, कौन सा पुअर बेस, ज्यादा पुअर बेस? हाँ, तो उसे को अभी तो क्लास चल रही है। नहीं, उसे को अभी तो मेरी क्लास चल रही है, 4:30 के बाद या 2:30 से पहले आए। बिल्कुल आए, नेट नहीं चल रहा, नेट प्लस। हो गया ये? कौन सा पुअर बेस? क्योंकि उसको दो दो जगह बंटना पड़ रहा है। तो अब आप अगर पहचान गए स्ट्रक्चर, तो आपकी डील क्या है? आपकी बिग डील है, एसिटानिलिड लिखा होगा, स्ट्रक्चर बना दो तो मैं बता दूं। प्रॉब्लम वहां है, इतना आजकल का बच्चा इक्विप्ड है कि ये दे दो फिर तो वो सही बता देगा, तो अगलों को बता ये क्यों दें? एसिटानिलिड विल मेक श्योर, जब हम एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे अभी आगे, इसके रिएक्शंस आने हैं हमारे पास, तब हम याद रखें। बट वी कैन नॉट वेट नाउ, आई कैन नॉट डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। एसिटानिलिड आपको आना चाहिए। हिंट देखो, एसिड मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, 2 कार्बन का एसाइल ग्रुप को एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड। और क्योंकि एसिटानिलिड है तो दिख रहा है एनिलिन तो है ही है इसके अंदर, एनिलिन का ANI आ गया मेरे पास, उससे ये बना। नाम जरूर नोट करिएगा। ऊपर दिखाना है, क्लास बड़ी जबरदस्त डिस्टर्ब होएगी मेरी। लाओ दोनों बंदे उठाएं सीढ़ी, कैसे उठाएंगे अब देखते हैं, मतलब मेरी क्लास डिस्टर्ब ना हो। वैसे तो क्लास आज सब कुछ होना है। एसीटोन एक ऐसा केस है जहां मैं ये नहीं कह सकती 2 कार्बन का है, सबसे छोटा है इसीलिए उसका नाम एसीटोन कर दिया, बस। यू आर राइट। बताइए, नाम जिस जिसके सोच सकें प्लीज जरूर लिखिएगा। इट इज, आज ही से ये फाइनल प्रैक्टिस रख लीजिए, आपको एसिटामाइड पता होना चाहिए। चेक। सबसे पीछे वाला सबसे पहले डिसाइड करो, अमाइड्स आर पुअर बेसिस। ये बात हो गई, अमाइड सबसे पीछे पटकने हैं। बाकी 3 तो हम रिपीट ही है। शायद पहला क्वेश्चन यही था विनाइल वाला, बाकी 3 तो रिपीट है। मैंने एक जबरदस्ती बस एसिटामाइड दिखाने के लिए पीछे इसको डाल दिया। 5th वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है। 5th वाला बताओ, क्यों ऐसा कर रखा है मैंने? क्यों अनुबल, मैंने इसको पुअर बेस और इसको गुड बेस क्यों दिखा रखा है? कोई रेजोनेंस नाम की चीज नहीं है। क्या गेस करते हो? अनन्या, अनुबल, फलक, चेरी, खुशी, मिथिलेश, ज्योति मैम, आप नहीं ब्रेवरी दिखाएं सीढ़ी उठाने की, इधर आइए। हाँ, आप दोनों लोग अगर सीढ़ी ले जा सकें तो ले जाइए, ठीक है? यस, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप उसको इंडक्टिव भी कह सकते हो, ORE तो है ये।
बट ORU नहीं कि आर बीच में नहीं है। सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ऑक्सीजन का क्या इफेक्ट होता है? ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई माइनस आई। उसकी वजह से थोड़ा सा ही सही, यहां तक समस्या तो गई, राइट। ये माइनस आई इफेक्ट अब लिख लो यहां पे। माइनस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन थोड़ा सा डेंसिटी में डेफिशिएंट हुआ। डेंसिटी, अब इसमें रेजोनेंस मत लगा देना, कुछ नहीं है बीच में, इतने सारे सिग्मा बॉन्ड्स है, रेजोनेंस कोई मत लगाना। करिए, बी क्यों आगे है? एनी गेस? ये कह रही है इसमें आपने इसको ज्यादा बेसिक क्यों बताया, इसको कम बेसिक क्यों बताया? आप ये देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज्यादा है। यहां आप एक चीज समझो, दिस, और यहां क्या है, स्टार्ट पॉइंट देखो, ये है, राइट। अब ओ ज्यादा नेगेटिव है तो वो ज्यादा खींचेगा। ठीक है, क्लियर? चल सकते हैं आगे? हाँ जी, फिफ्थ वाला हो गया सबके पास नोटेड? ये नीचे देखना क्या कर रखे हैं मैंने, सिक्स्थ और सेवंथ। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ये सिक्स्थ वाले से, कोई झंझट नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं, कोई डायग्राम नहीं, शेयर कॉन्सेप्ट। कोई नहीं आपको इसमें उल्टे पुल्टी चीज लगानी, शेयर कॉन्सेप्ट लगा के बताओ ये ट्रेंड क्यों है। मैंने कुछ नहीं डॉट, कुछ नहीं एरो, कुछ हिंट नहीं दिया अब तक, तो मैंने कुछ ना कुछ रंगों से कर रखा था। अब दिस, आई एग्री। इसमें सबसे बड़ी बेवकूफी बच्चे क्या करते हैं, जिस वजह से मेरे को यहां लेना पड़ा, वरना ही में टेस्ट का होता। इसमें दो दो हैं, बात भी सही है। अभी तो तुम हंस रहे हो, तुम्हारे सामने तो तुमने लॉजिक यही देना था, ये तो आंसर है तो हम हंस पा रहे हैं। इसमें दो दो है तो ये ज्यादा बेसिक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बेसिसिटी पहले तो किसी एक को ढूंढो, वो करेगा। अब मैंने ढूंढा इसको, ये इसका क्या काम है NH2 का? यहाँ कोई रेजोनेंस का सीन ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा था ये सबसे अच्छे एग्जांपल्स में जिसमें कोई तामझाम नहीं है, कोई हिंट नहीं है। NH2 का इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? माइनस आई, ये खींचेगा। OH का, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादा माइनस आई, और ये कोई नहीं खींच रहा इससे। ये अमीन चैप्टर का नहीं है, ये नॉर्मल बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट है, जो आपकी शुरुआत करता है कि बेसिसिटी में कैसे सोचो। जब तो रिंग आता है, जब तो पाई बॉन्ड आता है, तो आप रेजोनेंस इंडक्टिव इनसाइड घुसते हो। जब ऐसा कुछ नहीं आता तब सही चेक है मेरे लिए। तो इसे आप इनऑर्गेनिक में डालें, ऑर्गेनिक में डालें, आपकी मर्जी है, कहीं भी डालें। ये है आपके लिए बेस की स्ट्रेंथ, और ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। यस, किसको देना रेजोनेंस में? कह रही हूँ रेजोनेंस के लिए कोई पाई बॉन्ड है? रेजोनेंस के लिए एक शर्त तो चाहिए, फिर किसको दे? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है इसके पास, किसको दे? ये देने के लिए कोई जगह चाहिए ना। बट हमने शुरू से देखा किसी को देता है, सामने लेने वाला मौजूद नहीं ना बेटा, उसके पास उसके सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड हैं। नाइट्रोजन का अगर मैं सीन देखूं तो क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, उसके बाद खत्म है, उसके पास 3D भी तो नहीं है, कहां ले लेगा वो? माइनस आई, माइनस आई देता नहीं है, माइनस आई ये है, इसका माइनस आई है, राइट। तो मुझको लो ना, फिर ये करेगा। ये क्या बात हुई यार, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं लिटरल हो गया? आप किसी एक पे तो टिकना पड़ेगा ना आपको। आप किसको, किससे डोनेशन चाह रहे हो, सिलेक्ट? हाँ, एक प्रोटॉन आ रहा है तो कोई एक नाइट्रोजन सिलेक्ट करना है, वरना तो मिरर इमेज है ना एक दूसरे की। ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा बच्चों। ये डाउट बाद में, उससे पहले अभी आए। हाँ जी, सेवंथ वाला तो मैं पहुंची नहीं अब तक। चलो सेवंथ वाले में बताओ भाई, फिर मैं डाउट भी सोचूं, हो सकता है और लोग भी डिसएग्री कर रहे हो। यस प्लीज। इसीलिए इसको हम अक्सर एम्फोटेरिक में रखते हैं, ये भी एक तरीका जुगाड़ लगाने का। आंसर ही तो चाहिए। चलो समस्या आगे आती है तो मुझे और सिंपल में आती हूं आदित्य। नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव,
वो अपने लोन पेयर को फिर भी थोड़ा शेयर कर लेगा, लेकिन ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास चिपका के रखना पसंद करेगा।